आप 80,000 रुपये तक आपको फायदा प्रति सालाना एक मिडिल क्लास फैमिली को हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि 80,000 में कितने लोगों की ईएमआई गाड़ी की, घर की या अन्य वस्तुओं की एक साल में वो कर सकते हैं। आज इन्फ्लेशन की बात करते हैं आप लोग, तो ये इन्फ्लेशन के प्रति सामने एक हेज के तौर पर भी ये टैक्सेशन का फायदा हो रहा है। और इसीलिए मेरे को वक्त इधर से है, बीजेपी से, यहाँ से, और इसीलिए आपके पास तो वक्त बचा ही नहीं है। या तो वक्त ही वक्त है, समझ जाओ इशारा, ये वक्त ही नहीं है आपके पास, या वक्त ही वक्त है। जयराम जी प्लीज इतना भी मत आप उत्तेजित। My turn was yesterday, which I voluntarily gave up to speak today. I requested yesterday. My turn would have come way earlier yesterday. Anyway, my compliments and my congratulations to the Honorable Finance Minister for having given a historic 8th budget in a row, and under the stewardship and the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we should be proud Indians that we have become the 5th largest economy in the world, and in a very short span in the coming years we will become the 3rd largest economy in the world. We are not too far away from the days when the slogan in this country used to be "Garibi Hatao." The slogan कि हम लोगों को अनाज देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान was the essence of our political and economic discourse. But now we are talking of a confident, self-reliant and a developed India. We are no more a third world country. We are already a developing country, and we shall soon become, in 2047, a developed country holding our own amongst the nations of the world. So I think we should be very proud. The second thing, and because it is a recent phenomenon, recent development which we see all over the world, and especially after the elections in the United States, what is the slogan the new President of the United States has given? Make America great again. The point I am not trying to say is what they do there should apply to us. But we should be also conscious of the fact that our Prime Minister from 2014 has set India on a new trajectory by instilling the confidence and making in India the Make in India program and then the Atmanirbhar Bharat program. What does it mean? Like America says, make America great again, we are also talking that make India big and proud again. We want India to be the prosperous. हमारे पुरातन जो इतिहास में था ना कि पूरे विश्व को मतलब हमारे भारत के और एक सोने की चिड़िया के तौर पर देखती थी, तो हमारे भारत को our country should become great again. That is what Prime Minister Modi has started in 2014 itself. And that is why we are seeing so many different sectors जहाँ पर हम लोग विदेशों के भरोसे ही हमारी पूरी इकोनॉमी चलती थी। एक ज़माना ऐसा था कि हम लोग करीब सभी चीज़ें बाहर से मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट बहुत सामान्य होते थे, बहुत ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट होते थे। उसके अलावा हम कुछ विश्व में भेज नहीं पाते थे। क्वालिटी हमारी पुअर थी, हमारी क्या बोलते हैं इकोनॉमी में उतनी बड़ी कंपनीज नहीं थी। आज जिस तरह से हमारे देश से हम हर तरह का एक्सपोर्ट कर पाते हैं, एक्सपोर्ट के अलावा हमारे देश के भीतर आज आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, डिफेंस जैसे क्षेत्र में जहाँ पर हम लोगों को
बम बारूद के अलावा, एक्सेप्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अलावा हमारे पास कोई, या HAL की एक बेसिक असेंबली की टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ नहीं था। आज हम लोग हमारे R&D के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और विश्व में आज एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और यही बात को आप अगर आगे बढ़ाकर देखें तो देश कब आगे बढ़ेगा? जब देश में हम लोग कनेक्टिविटी लाएंगे, देश को एक करने का काम करेंगे। भारत कोई छोटा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। भारत में बहुत विभिन्न हमारी जाति है, धर्म है, बोली है, हमारे अलग अलग प्रांत है, रीजन्स हैं। ये सारे लोगों को जोड़ने का काम जब तक हम सही तरह से नहीं करेंगे तो भारत को भी हम एक नहीं कर पाएंगे और भारत का विकास जिस तरह से बैलेंस्ड हमको डेवलपमेंट चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए पूरा जो फोकस रहा है पिछले 11 सालों में, 10 साल से ज़्यादा, अभी 11वां चल रहा है, कि भारत को पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देना पड़ेगा। और कोई भी देश जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट नहीं होगा वो जब तक वो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी इक्विटेबली पूरे देश में नहीं हो पाती है। एंड दैट इज़ वाई द प्रोग्राम्स टू बिल्ड हाईवेज एंड नाउ सुपर हाईवेज, we are building them across the length and breadth of the country. The other day when the finance minister was speaking, the Chenab Bridge came into her speech. The Chenab Bridge may be just one bridge, but it is symbolic of the achievements of the entire nation. It instills a sense of pride and confidence and connectivity with the rest of the country. कि आज चनाब के ऊपर ब्रिज बन के कश्मीर को जोड़ा जा रहा है, कल हो सकता है कि उड़ीसा में भी कोई पिछड़ा हुआ कोई जिला हो, या महाराष्ट्र का या कोई भी और जगह का कोई पिछड़ा हिस्सा हो, उसको ये अपेक्षा अब हो गई है, उसकी उम्मीद जागृत हो गई है कि मुझे भी भारत के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाएगा। और जब तक हम पूरे देश को मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम लोगों का इक्विटेबल ग्रोथ और विकास नहीं हो पाएगा। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ये देना चाहूँगा कि उन्होंने रोड कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने पोर्ट्स के मामले में अभी, और हम महाराष्ट्र के लोगों को तो बहुत गर्व होना चाहिए कि वाधवान का पोर्ट मुंबई के और ऊपर के हिस्से में जो बन रहा है, पूरे देश का सबसे बड़ा पोर्ट भारत सरकार के माध्यम से बनाया जा रहा है। 76,000 करोड़ रुपए की वो योजना प्रधानमंत्री जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन नींव डाली है। एंड दैट विल कैटapult द वेस्टर्न कोस्ट एंड आवर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अ नेक्स्ट लेवल। एंड इट इज अ ग्रेट थिंग दैट टुडे ports are being given this priority. And port does not mean just एक बंदर बन गया। पोर्ट के साथ बहुत सारा पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पोर्ट के साथ वहाँ की टाउनशिप्स बनती है। और ये पोर्ट जो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर कह रहा हूँ, और भी पोर्ट्स का भी वही मामला है। आज वो एक ट्राइबल एरिया में वो पोर्ट बन रहा है, कल उसका आजू बाजू का जब विकास होगा तो वहाँ पर कोई पिछड़ापन रहने वाला नहीं है। उनके विकास के साथ देश का भी विकास होने वाला है। और इसीलिए आज पोर्ट हो, रोड्स हो, अभी एयरपोर्ट्स के बारे में, उड़ान स्कीम के बारे में भी कुछ कहूँगा, क्योंकि मैं इस विभाग का, सिविल एविएशन का भी मंत्रालय मैंने 8 साल संभाला है, कि जिस तरह से एक नई दिशा दी जा रही है। हमारे सरकार में जब हम थे तब 75 एयरपोर्ट तक हम पहुँचे थे। आज अल्प से 10 साल के समय में 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट तक हम पहुँच जाते हैं। और एक एयरपोर्ट केवल एक रनवे नहीं होता है, वो उस क्षेत्र की उमंग, अपेक्षा और उसकी उम्मीदों को ऐसा जगाता है। वहाँ पर बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी बाहर का व्यक्ति हो, वो आसानी से जब पहुँच सकता है तो वहाँ पर उद्योग आते हैं, वहाँ पर दूसरी आर्थिक गतिविधियाँ होती है, वहाँ टूरिज़्म बढ़ता है। आज बहुत सारे ऐसे हमारे दुर्गम इलाके हैं कि जहाँ पर हमारे पास इको टूरिज़्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म है। जब वहाँ पर व्यक्ति पहुँचता है तो उसको भी लगता है कि नहीं, बहुत आसानी से मैं आ गया, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी होती है।
तो ये कनेक्टिविटी के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने रेलवेज का, मैंने वो ब्रिज का उदाहरण दिया, आज पूरे जगह पर जिस तरह से गति से रेलवेज, देखिए पहले हमको लगता था कि डिस्टेंस पार करना होगा तो केवल हवाई जहाज से ही हम जल्दी पहुंच पाएंगे। अब सड़कें हैं, सड़कों के अलावा आज रेलवेज में वंदे भारत ट्रेन, जिस तरह से वहाँ पर लोगों को अब एक आदत लगती जा रही है। किसी को नहीं लगता कि मैं आगरा हवाई जहाज से जाऊं, किसी को लगता नहीं कि मैं ग्वालियर हवाई जहाज से जाऊं, किसी को, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं लखनऊ वंदे भारत से चले जाऊं, मुंबई से लोग नासिक और शिरडी जाते हैं, अब वंदे भारत से जाते हैं। तो ये आखिर एक प्रगति का चिन्ह है। बुलेट ट्रेन जब शुरू होगी, बहुत सारी लोगों ने उसके बारे में अलग अलग बात की, बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है, बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है। क्या आपको अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं है? क्या आपके देश में अगर बुलेट ट्रेन चलेगी तो आपके मन में गर्व नहीं होगा? तो ये बात आज एक देश का, एक प्रगति का अगर एक सिलसिला जारी है तो उसमें सभी लोगों को स्वागत करने की ज़रूरत होती है। मैं बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आज हमारा एनर्जी पे कितना फोकस है। एक ज़माना था पावर प्लांट लगाने के लिए हमारे मित्र के पास जाकर मांगना पड़ता था, भाई हमको मंजूरी दे दो, मंजूरी दे दो। उन्होंने कितने साल तक कितने पावर प्लांट को, कि इस देश के कितने लोगों की उम्मीदों को, उद्योगों को तरसाया है, ये मैं उसका खुद उदाहरण हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, तो इसके अलावा कुछ बोलना आता ही नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ बोलना आता ही नहीं है। अरे छोड़ो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो आज बनने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल आपकी मेहरबानी से हुआ है डिले। मुझे क्या बता रहे हो? अरे छोड़िए, मैं जानबूझकर ये बात बोला क्योंकि आपको इसके अलावा और कुछ बोलने का आता नहीं। अरे छोड़िए, और इसीलिए बस ये इनको यही ऐसी टुच्ची बातें करने के अलावा कोई इनको मालूम नहीं है। टुच्ची बातें करते हो, कुछ आपके मन में जज्बा नहीं है, जो सच्ची बातें सुनने का जज्बा, औकात नहीं। छोड़िए, आज जिस तरह से पावर प्लांट्स, जिस पुरानी टेक्नोलॉजीज वो थी, आज एक नए युग में हम जा रहे हैं। पूरा विश्व देखिए, आज सोलर एनर्जी है, कितनी बड़ी मात्रा में हमारे देश में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को हम हार्नेस कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की कितनी बड़ी डेवलपमेंट हमारे देश में हो रही है। आज इथेनॉल हमारे पेट्रोल में, और आज 20-20% तक हम लोगों को मिक्सिंग का अब मौका मिला है। और इथेनॉल केवल एक आप फ्यूल के हिसाब से ही मत छोड़िए, आज फार्मर्स को, किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल के वजह से वहाँ पर उनको एक प्रोडक्टिव फार्मिंग का मौका मिला है। मैं अपने क्षेत्र में मैं देखता हूँ ना कि एक ज़माने में इथेनॉल के लिए खाली हम शुगर केन की बात करते थे, उसका में से कन्वर्ट करो जूस से। आज मक्के से इथेनॉल बनता है, राइस से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस जो हमारा अदरवाइज वेस्ट होता था, उससे आज प्रोडक्टिवली हम इथेनॉल बना रहे हैं। उसका फायदा किसको मिल रहा है? इस देश के किसानों को मिल रहा है। उनको ज़्यादा उनकी उपज का दाम मिल रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका असर हो रहा है, पॉजिटिव असर हो रहा है। तो ये सब बातों को कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भारत बदल रहा है। और आज अगर आप सोचेंगे कि फूड सिक्योरिटी के मामले में, मैं कह रहा था ना कि रोटी कपड़ा मकान ही एक हमारा मूल मंत्र था, वो ज़माना बदल गया। मकान, 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, 4 करोड़ मकान अगले 5 साल में बनने वाले हैं। जरा बताइए, विश्व में कोई भी ऐसा देश हो, कितना भी प्रगतिशील हो, इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया और कैसे सॉल्व कर पाए हैं, ये भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कबूल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आज फूड सिक्योरिटी, 80 करोड़ लोगों को 3 साल से और अगले 5 साल की गारंटी ये मोदी साहब ने दी है कि जिसको किसी को भी आज भूखे पेट इस देश में अब सोना नहीं पड़ेगा। ये बात की खबरदारी ली गई है। मैं
थोड़े समय इतना ही कहूँगा कि आज मिडिल क्लास के बारे में बजट में डायरेक्ट टैक्सेशन में मिडिल क्लास को जिस तरह से पहली बार जो यहाँ सम्मान दिया गया, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता था कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दे दो, लेकिन मिडिल क्लास ऐसा था कि परेशानी से एक और महंगाई की परेशानी होती थी, एक और उनकी बढ़ती हुई एम्बिशन और उनके आकांक्षाओं की बात आती थी, और वो सैंडविच हो जाते थे। उनके लिए ना इधर का रास्ता था ना उधर का रास्ता था, सीमित आय में उनको अपना जीवन गुजारना पड़ता था। आज 1 लाख रुपया महीने की सामान्य इनकम बहुत मिडिल क्लास के लोगों को भी है, और 1 लाख रुपये की इनकम तक आप 80,000 रुपये तक आपको फायदा प्रति सालाना एक मिडिल क्लास फैमिली को हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि 80,000 में कितने लोगों की EMI गाड़ी की, घर की या अन्य वस्तुओं की एक साल में वो कर सकते हैं। आज इन्फ्लेशन की बात करते हैं आप लोग, तो ये इन्फ्लेशन के प्रति सामने एक हेज के तौर पर भी ये टैक्सेशन का फायदा हो रहा है। और इसीलिए मेरे को वक्त इधर से है, बीजेपी से, यहाँ से, और इसीलिए आपके पास तो वक्त बचा ही नहीं है, या तो वक्त ही वक्त है, समझ जाओ इशारा कि वक्त ही नहीं है आपके पास, या वक्त ही वक्त है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा अंत में कि भारत की एक जो सफ़र है हमारा, ये सुहाना सफ़र है, और ये सुहाना सफ़र करने के लिए भी नेतृत्व वैसा ही दमदार और शानदार चाहिए। आज मोदी जी के माध्यम से ये हमारे देश को प्राप्त हुआ है, और इसलिए हम और आप उनके सबके प्रयास में आपका साथ जोड़ दीजिए, तो देश आगे बढ़ेगा, और आपको भी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी कि हमने देश के लिए कुछ हमारा भी योगदान रहा है। आपको इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।